आइए आज हम स्टडी करेंगे ताक्षणिक वेग एवं चाल। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। तो देखिए, ताक्षणिक का मतलब उसी क्षण, तुरंत, पहले का कोई मतलब नहीं है ना बाद का मतलब है, उसी समय का मतलब है। तो इसको देखते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि औसत वेग से हमें यह ज्ञात होता है कि कोई वस्तु किसी दिए गए समय अंतराल में किस गति से चल रही है, किंतु इससे यह पता नहीं चल पाता कि इस समय अंतराल के भिन्न भिन्न क्षणों पर वो किस गति से चल रही है। पूरे का हमें ज्ञात होता है कि औसत इसमें कितना वेग है या चाल है, अलग अलग समय पर नहीं पता चलता। अतः किसी क्षण t पर वेग के लिए हम ताक्षणिक वेग या केवल वेग v को परिभाषित करते हैं। तो किसी भी क्षण की जब बात आती है तो उसे हम ताक्षणिक वेग यानी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी या फिर केवल वेग ही कह देते हैं। गतिमान वस्तु का ताक्षणिक वेग उसके औसत वेग के बराबर होगा यदि उसके दो समयों t तथा t प्लस डेल्टा t के बीच का अंतराल डेल्टा t अनंततः सूक्ष्म हो, मतलब इतना ज्यादा सूक्ष्म हो कि जीरो के करीब हो। गणितीय विधि से हम इस कथन को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, फिर से इसको एक बार पढ़िए, कि गतिमान वस्तु का ताक्षणिक वेग उसके औसत वेग के बराबर होगा यदि उसके दो समयों t तथा t प्लस डेल्टा t। कहने का मतलब ये है कि एक मान लीजिए 5 सेकंड है तो दूसरा 5.00001 सेकंड है। यानी ये हमारा t है और इसी में हमने ये जोड़ दिया है 0.0001, 4 जीरो है, 4 जीरो कर लीजिए, यहाँ पर पॉइंट लगा दिए। ये इतना जोड़ा गया है 5 में, तो ये डेल्टा t जो है कितना ज्यादा सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म। तो अगर इनका जोड़ इस पहले वाले t से, ये t प्लस डेल्टा t का जोड़ जो है बहुत सूक्ष्म है, देखिए बहुत कम अंतर है, 0.0001 अंततः सूक्ष्म हो, मतलब अनंततः सूक्ष्म, मतलब बहुत ज्यादा सूक्ष्म। तो गणितीय विधि से इसको हम इस तरह लिखेंगे। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, v इक्वल टू लिमिट या डेल्टा t नियर अबाउट जीरो कहेंगे या टेंड्स टू जीरो कहेंगे। इसमें डेल्टा t तीर लगा के जीरो लिखा जाता है, डेल्टा x अपान डेल्टा t लिखते हैं, यानी विस्थापन बटे समय अंतराल, या इसी को जो बहुत सूक्ष्म के लिए d भी लिख देते हैं, dx अपान dt। तो यहाँ प्रतीक लिमिट और डेल्टा t और तीर लगा के जीरो लिखा है, यानी डेल्टा t टेंड्स टू जीरो का तात्पर्य उसके दाईं ओर स्थित राशि, जैसे डेल्टा x अपान डेल्टा t जो इस दाईं तरफ लिखी है, का वो मान है जो डेल्टा t के मान को शून्य की ओर, डेल्टा t नियर अबाउट जीरो या टेंड्स टू जीरो प्रदत्त करने पर प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये डेल्टा x अपान डेल्टा t हमने तब प्राप्त किया है जब डेल्टा t जीरो के करीब है। जीरो के करीब है इसका मतलब जीरो के बहुत नजदीक है, यानी 0.00000 10 जीरो मान लीजिए है और 1 लिख दिया जाए।
तो कितना कम मान है डेल्टा टी का कि 0 भी कहा जा सकता है, ये कहने का मतलब। कथन गणित की भाषा में समीकरण 3.3a में दाईं ओर की दिशा राशि 3.3a में दाईं ओर की राशि, यानी ये पूरी dx/dt x का t के सापेक्ष अवकलन गुणांक है। तो इसको ध्यान दीजिए कि कलन गणित की भाषा में अगर देखा जाए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की भाषा में अगर देखा जाए, तो ये जो लिखा है लिमिट डेल्टा टी नियर अबाउट 0 या टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, ये गणित की भाषा में देखा जाए तो x का t के सापेक्ष अवकलन गुणांक है, यानी डिफरेंशिएशन है। परिशिष्ट 3.a देखिए, 3.a में दिया गया है, हम लोग पढ़ेंगे उसको या पहले पढ़ चुके हैं। यह गुणांक उस क्षण पर वस्तु की स्थित परिवर्तन की दर होती है। तो ये जो गुणांक लिखा गया है dx/dt, यह उस दर पर वस्तु की स्थित परिवर्तन को बताता है उसी क्षण के लिए, क्योंकि हम लोग तात्क्षणिक वेग पता कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। अब आगे देखते हैं, कह रहा है किसी क्षण पर वस्तु का वेग निकालने के लिए हम समीकरण 3.3a का उपयोग कर सकते हैं। अभी जो हमने समीकरण 3.3a पढ़ा, ये वाला v = लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 dx/dt 3.3a है। इसका उपयोग किसी वस्तु का वेग निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि किसी क्षण पर वस्तु का वेग निकालने के लिए, तात्क्षणिक वेग के लिए हम इस समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए ग्राफिक या गणितीय विधि को प्रयोग में लाते हैं। इसके लिए हम ग्राफ देखते हैं या गणितीय विधि का प्रयोग लेते हैं। मान लीजिए कि हम चित्र 3.3 में निरूपित गतिमान कार का वेग t = 4 सेकंड बिंदु P पर निकालना चाहते हैं। अब इसको देखते हैं। ये फिगर देखिए, हमारे पास 3.3a में पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए कार, एक कार का स्थिति और समय ग्राफ है। पोजीशन एंड टाइम ग्राफ का मतलब स्थिति और समय ग्राफ। ये देखिए कार कैसे चल रही है। यहाँ पर स्थिति x का मतलब मीटर में इसकी स्थिति दिखाई गई है, और इसमें t यानी सेकंड समय पर उसकी किस समय पर किस स्थिति में है, ये ग्राफ द्वारा बताया गया। तो इसी की बात वो कर रहा है। तो हमसे कह रहा है कि मान लीजिए कि हम चित्र 3.3 में निरूपित कार का वेग t = 4 सेकंड बिंदु P पर निकालना चाहते हैं। तो t = 4 सेकंड देखते हैं। t = 4 सेकंड यहाँ पर, और इसको बिंदु P माना है। तो इसके नीचे भी एक ग्राफ है, इसको देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये 5 में निकाला है, तो इसी को देखते हैं। तो ये t = 4 सेकंड यानी इसको P मान रहा है, इसको ध्यान देते हैं। पर निकालना चाहते हैं। तो गणना की आसानी के लिए इस चित्र को चित्र 3.6 में अलग पैमाना लेकर पुनः खींचा गया है। अब 3.6 देख लेते हैं। तीन 3.6 में अलग पैमाना लेकर के पुनः खींचा गया है। तो 3.6 देख लेते हैं। ये देखिए 3.6 जो है इसमें अलग से खींचा गया है। तो ये P पॉइंट देखिए 4 सेकंड पर है। P पॉइंट 4 सेकंड पर। इसमें भी आगे होगा, देखते हैं। अलग खींचा गया है। पहले हम t = 4 सेकंड को केंद्र में रखकर डेल्टा t को 2 सेकंड लें। पहले हम t = 4 सेकंड को केंद्र में रखकर डेल्टा t को 2 सेकंड लें,
औसत वेग की परिभाषा के अनुसार सरल रेखा P1 P2 चित्र 3.6 की प्रवणता 3 सेकंड से 5 सेकंड के अंतराल में वस्तु के औसत वेग को व्यक्त करेगी। तो यहाँ पर देखिए P1 से P2 की बात हो रही चित्र 3.6 में। 3 सेकंड से 5 सेकंड के बीच का अंतराल, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 सेकंड आएगा। डेल्टा टी यहाँ पर 2 ही लिया जा रहा है। तो 3 से 5 सेकंड के बीच देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए P1 है, P है यहाँ पर 4 सेकंड, तो 4 सेकंड मध्य में आ गया, और P1 3 सेकंड पे है, P2 5 सेकंड पे है। तो 3 और 5 को जोड़े अगर तो 8 आएगा, और 8 का भागे 2 कर दिया जाए तो 4 सेकंड आ जाएगा। तो 4 सेकंड पे ही हमसे पूछ रहा है, इसलिए 3 और 5 को लिया गया है। इस बात को ध्यान देना, क्योंकि 3 धन 5 बटे 2 कर दिया जाए तो 8 बटे 2 यानी 4 सेकंड आ जाता है। तो माध्य आ रहा है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो इस बात को ध्यान देना है। तो देखिए कह रहा है कि गणना की आसानी के लिए हम चित्र को 3.6 में अलग पैमाना लेकर पुनः खींचा गया है। पहले हम t बराबर 4 सेकंड को केंद्र में रखकर, यानी उसको बीच में रखेंगे। तो 4 को बीच में रखेंगे तो ये 3 और 5 के बीच में आएगा। 3 4 5, तो 3 और 5 के बीच में आया कि नहीं। को केंद्र में रखकर डेल्टा टी को 2 सेकंड लें। अगर हम समय अंतराल को 2 सेकंड लेंगे तो कह रहा है औसत वेग की परिभाषा के अनुसार अगर एवरेज किसी चीज का निकाला जाए तो अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे 2 इस तरह होता है। अगर हम किसी चीज का औसत निकालें तो औसत वेग की परिभाषा, देखिए वेग कह रहा है लेकिन हमने समय का औसत पहले निकाल लिया और दूरी का औसत बाद में निकालेंगे, या विस्थापन वेग निकालेंगे तो विस्थापन का औसत बाद में निकालेंगे। तो औसत वेग की परिभाषा के अनुसार सरल रेखा P1 P2 चित्र 3.6 की प्रवणता 3 सेकंड से 5 सेकंड के अंतराल में वस्तु के औसत वेग को व्यक्त करेगी। तो अभी हमने बता दिया कि अगर हम डेल्टा टी अगर हम 2 सेकंड लेंगे तो हमें 4 सेकंड पर P आ रहा है, तो 4 सेकंड पे ही पूछ रहा है। तो डेल्टा टी 2 लेंगे, मतलब समय अंतराल 2 होना चाहिए। तो 5 और 3 लेंगे, क्योंकि 5 और 3 के बीच में 4 आ रहा है, तो केंद्र में 4 पड़ रहा है। तो डेल्टा टी अगर हम 5 ले लें और 3 ले लें तो 2 सेकंड ही आ जा रहा है। और इसके मध्य में 4 भी पड़ना चाहिए, तो इसको भी ध्यान देना है कि मध्य में 4 इसलिए पड़ेगा क्योंकि टी मध्य निकालेंगे, अगर मध्य लिख दें इसको या मीन लिख दें तो 5 + 3 बटे 2 तो 8 बटे 2 आ जाएगा। तो ये भाग देने पे 4 ही आएगा, 4 सेकंड। तो 4 सेकंड पे ही तो हमसे पूछ रहा है, तो इसलिए हमने इस प्रकार का सिस्टम बनाया। तो अब देखिए, अब हम डेल्टा टी का मान 2 सेकंड से घटाकर 1 सेकंड कर देते हैं, तो P1 P2 रेखा Q1 Q2 हो जाती है और इसकी प्रवणता 3.5 सेकंड से 4.5 सेकंड अंतराल में औसत वेग का मान देगी। अब देखिए कह रहा है डेल्टा टी का मान घटा के अगर हम 1 सेकंड कर दें, अगर इसको 1 सेकंड कर दें तो घटाकर 1 सेकंड कर दें तो ये रेखा अब Q1 Q2 दर्शाएगी, क्योंकि Q1 Q2 के बीच में 4 आएगा। ये 3.5 है, ये 4.5 है, ये 3.5 है, ये 4.5 है, इसके बीच में ये P आ जाएगा अगर घटा दिया जाए तो अब देखिए फिर करके देख लीजिए, तो डेल्टा टी हमारा 1 सेकंड हो गया। अब डेल्टा टी इक्वल टू, अगर हम
अंतिम में पॉइंट प्रारंभिक घटाएं, अंतिम 4.5 सेकंड है, प्रारंभिक 5.5 सेकंड है, घटाएंगे 4.5 में 3.5 तो हमारा 1 सेकंड आ जाएगा। अब अगर हम इसको उस तरह निकालें टी मध्य, तो टी मध्य अगर निकालेंगे तो हमारा 4.5 प्लस 3.5/2, तो ये फिर वही 5 5 10 4 3 7 1 8 आ जाएगा। 8/2 तो फिर 4 सेकंड आ जाएगा, यानी देखिए P 4 सेकंड पे ही है। इस तरह समझिए निकालने के लिए। तो अगर प्रवणता को 1 सेकंड कर दिया जाए तो P1 P2 रेखा Q1 Q2 हो जाती है, अगर समय घटा दिया जाए। और इसकी प्रवणता 3.5 सेकंड से 4.5 सेकंड अंतराल में औसत वेग का मान देगी। प्रवणता का मतलब जो रेखा का झुकाव है। अंततः सीमांत मान डेल्टा टी टेंड्स टू 0 की परिस्थिति में रेखा P1 P2 स्थित समय वक्र के बिंदु P पर स्पर्श रेखा हो जाती है। अब इसको और घटाएंगे तो ये P1 P2 मतलब और घट जाएगी, ये घटती चली जाएगी। तो अंत में कह रहा है कि P1 P2 रेखा जो है ये स्थित समय वक्र के बिंदु P पर स्पर्श रेखा हो जाती है, यहीं पर स्पर्श करने लगेगी। देखिए T1 T2 को और घटा के बता दिया कि यहीं पर स्पर्श कर रही है। तो इस प्रकार t बराबर 4 सेकंड क्षण पर कार का वेग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर होगा। तो इस प्रकार से अगर हम घटाते चले जाएंगे कि डेल्टा t लगभग 0 हो जाए तो p जो है बिंदु पर ये प्रवणता वाली रेखा स्पर्श करने लगेगी, और जब वो स्पर्श करेगी तो वही औसत वेग को हमारे बताएगी। कह रहा है इस प्रकार t बराबर 4 सेकंड क्षण पर कार का वेग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर होगा। देखिए समय कुछ भी लगे, इन चीजों को अच्छे से समझना है, क्योंकि गलती यहीं पर होती है। अब आगे देखते हैं। यद्यपि ग्राफिक विधि से इसे प्रदर्शित करना कुछ कठिन है, तथापि यदि इसके लिए हम गणितीय विधि का उपयोग करें तो सीमांत प्रक्रिया आसानी से समझी जा सकती है। अब देखिए गणित द्वारा वो बता रहा है कि चित्र 3.6 में खींचे गए ग्राफ के लिए x बराबर 0.8 t³ है। तो इसको धीरे धीरे हम लोग आगे समझते हैं। कह रहा है चित्र 3.6 में खींचे गए ग्राफ के लिए x बराबर 0.8 t³ है। ये जो ग्राफ 3.6 चित्र है इसमें खींचा गया है, तो कह रहा है कि जो ग्राफ खींचा गया है इसको x बराबर 0.8 t³ लिख सकते हैं। तो इसको देखें, आगे पढ़ें कि कैसे ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि 3.5 में t बराबर 4 सेकंड को केंद्र में रखकर डेल्टा t बराबर 2 सेकंड, 1 सेकंड, 0.5 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.01 सेकंड के लिए डेल्टा x अपान डेल्टा t के मूल्यों को दर्शाया गया है। तो 3.5 देख लेते हैं। ये देखिए 3.5 है तो डेल्टा x अपान डेल्टा t की वैल्यू दी गई है। देखिए t बराबर 3 सेकंड, 3.5 सेकंड, 3.75 ये। इसी तरह डेल्टा t की वैल्यू 2 सेकंड, 1 सेकंड, 0.5 सेकंड, 0.1 सेकंड और 0.01 सेकंड के लिए यहाँ पर t1, t2, t3, t4 और डेल्टा x, डेल्टा t अपान डेल्टा x अपान डेल्टा t सब की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। तो वही चीज कह रहा है कि दर्शाया गया है इसमें डेल्टा x अपान डेल्टा t के मूल्यों को दर्शाया गया। दूसरे और तीसरे कॉलम में t1 बराबर t माइनस डेल्टा t अपान 2 तथा t2 बराबर t माइनस डेल्टा t अपान 2 और चौथे
एवं पांचवें कॉलम में x के तदनुरूप मानों अर्थात x t1 सेकंड पर 0.08 t1 क्यूब तथा x t2 समय पर 0.03 t2 क्यूब को दिखलाया गया है। तो इन सारी चीजों को देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। t1 t2 t3 t1 t2 t3 t4 सेकंड पर यह डेल्टा x है, यानी विस्थापन, और यह विस्थापन बटे समय अंतराल है। इस तरह इसमें निकाल करके दिखाया गया है। अब देखिए कह रहा है कि छठे कॉलम में अंतर डेल्टा x बराबर x t2 माइनस x t1 को तथा अंतिम कॉलम में डेल्टा x व डेल्टा t के अनुपात को व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा x में क्या है कि t2 समय अंतराल में कितना विस्थापन है माइनस t1 समय अंतराल पर कितना विस्थापन है, उसको घटा दिया गया है, तो विस्थापन का अंतराल निकल आया। तो ये हमको आगे दिखाया गया है छठे कॉलम में। अंतिम कॉलम में डेल्टा x व डेल्टा t के अनुपात यानी डेल्टा x अपान डेल्टा t को व्यक्त किया गया है। ये अनुपात प्रथम कॉलम में अंकित डेल्टा t के भिन्न भिन्न मानों के संगत औसत वेग का मान है। तो ये सब निकाल के हमको सारणी में दिखा दिया गया है। सारणी 3.1 जो ये बनाई गई है, सारणी 3.1 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे डेल्टा t का मान 2 सेकंड से घटते घटते 0.01 सेकंड करते हैं, ये 2 सेकंड से घटते घटते 0.01 सेकंड करते हैं, तो औसत वेग अंततः सीमांत मान 3.84 मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो जाता है। सीमांत मान यानी सीमा का अंत है, देखिए 3.8400 के बराबर हो जाता है, जो t बराबर 4 सेकंड पर कार का वेग है। ये जो निकल के आया है 3.4 सेकंड पर है, अर्थात t बराबर 4 सेकंड पर dx अपान dt का मान है। t बराबर 4 सेकंड पर, यहाँ पर 4 सेकंड पर dx अपान dt का यही मान है जो सारणी में दिया गया है। तो इस प्रकार चित्र 3.3 जो ये बनाया गया में दर्शाई गई गति के हर क्षण के लिए हम कार का वेग निकाल सकते हैं। तो अगर इस तरह t बराबर 4 सेकंड पर अगर dx अपान dt करके हम 4 सेकंड पर तात्क्षणिक वेग निकाल सकते हैं, तो कह रहा है कि ये जो हमने चित्र बना दिया है 3.3 वेग और समय ग्राफ, तो इसमें दर्शाए गए गति के हर क्षण के लिए हम कार का वेग निकाल सकते हैं। किसी भी क्षण पर dx अपान dt के हिसाब से निकाल सकते हैं। इस उदाहरण के लिए समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन चित्र 3.7 में दर्शाया गया है। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन, ये जो चित्र 3.7 है, देखिए वेग को इस एक्सिस पर दिखाया है, समय को इस पर, तो इसी के आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अभी इसी के आधार पर हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं। चित्र 3.3 में दर्शाए गए वस्तु की गति के तदनुरूप वेग समय ग्राफ ये दिखाया गया। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि वस्तु का तात्क्षणिक वेग निकालने के लिए ग्राफिक विधि सदैव सुविधाजनक नहीं होती है। मतलब अगर हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी तात्क्षणिक वेग निकालना है, तो ये जो ग्राफ बना करके हम निकालना चाह रहे हैं, ये हमेशा के लिए सुविधाजनक नहीं है। इस विधि यानी ग्राफिक विधि में हम गतिमान वस्तु के स्थित समय ग्राफ को सावधानी पूर्वक खींचते हैं तथा डेल्टा टी को उत्तरोत्तर कम करते हुए वस्तु के औसत वेग यानी v बार को की गणना करते जाते हैं। भिन्न भिन्न क्षणों पर वस्तु का वेग निकालना तब बहुत आसान हो जाता है जब विभिन्न समयों पर हमारे पास वस्तु की स्थिति के पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हों अथवा वस्तु की स्थिति का समय के फलन के रूप में हमारे पास यथार्थ व्यंजक उपलब्ध हो। ऐसी स्थिति में उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग करते हुए
समय अंतराल डेल्टा टी को क्रमशः सूक्ष्म करते हुए डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी का मान निकालते जाएंगे और अंततः 3.1 में दर्शाई गई विधि के अनुसार डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी का सीमांत मान प्राप्त कर लेते हैं, जो इस सारणी में दिखाया गया है 3.1 में जो दिखाई गई है। इसके हिसाब से कि इसका मान ये इसमें इतना होगा, इसमें इतना होगा, इसमें इतना, यही उठा कर रख देंगे, वैसे आप निकाल भी सकते हैं। अन्यथा किसी दिए गए व्यंजक के लिए अवकलन गणित का प्रयोग करके गतिमान वस्तु के भिन्न भिन्न क्षणों के लिए dx अपान dt की गणना कर लेते हैं, जैसा कि उदाहरण 3.2 में बताया गया, जैसे ये बताया जा रहा है। तो अवकलन गणित यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो हम लोग पढ़े हैं, उसके माध्यम से हम लोग निकाल लेंगे, अगर ग्राफ के माध्यम से नहीं निकाल सकते तो। अब देखिए 3.1 जो क्वेश्चन दिया गया है 3.2, इसके माध्यम से हम जो भी बातें पीछे बताई गई हैं इनको समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि x अक्ष के अनुदिश किसी गतिमान वस्तु की स्थिति निश्चित निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त की जाती है। तो x एक्सिस में कोई वस्तु गतिमान है और उसकी स्थिति का ग्राफ समीकरण हमको बता दिया है। x बराबर a प्लस bt स्क्वायर, यहाँ a बराबर 8.5 मीटर है, b बराबर 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा t को समय में सेकंड में व्यक्त किया गया है। t को सेकंड में व्यक्त किया गया है। t बराबर 0 सेकंड तथा t बराबर 2 सेकंड क्षणों पर वस्तु का वेग क्या होगा। एक बार t बराबर 0 रखना है, एक बार t बराबर 2 सेकंड रखना है, तो दोनों में वेग क्या होगा। t बराबर 2 सेकंड तथा t बराबर 4 सेकंड के मध्य के समय अंतराल में वस्तु का औसत वेग क्या होगा। तो t बराबर 0 सेकंड पर और t बराबर 2 सेकंड पर हमको वेग निकालना है, यानी वेलोसिटी, और t बराबर 2 सेकंड तथा t बराबर 4 सेकंड के मध्य समय अंतराल में वस्तु का औसत वेग क्या होगा, यानी वेग और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। t बराबर 0 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड और t बराबर 2 और 4 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालना है, यानी औसत वेग निकालना है। तो इसको देख लेते हैं। तो अवकलन गणित की पद्धति के अनुसार वस्तु का वेग, अवकलन तो यानी डिफरेंशिएशन के हिसाब से, तो चाल बराबर विस्थापन बटे समय होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। तो विस्थापन को dx लिख दिया और dt, समय को dt लिख दिया, छोटे समय अंतराल के लिए dx अपान dt लिख दिया। तो d अपान dt और जो x की वैल्यू है ये दी गई है, तो इसको लिख दिया a प्लस bt स्क्वायर बराबर। अब देखिए यहाँ पर a के साथ जो है, a के साथ t का कोई गुणांक नहीं है, a के साथ t का कोई गुणांक नहीं है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि t समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी a जो है उसका समय के साथ परिवर्तन ही नहीं हो रहा, यानी वस्तु a पर स्थिर है, इसका मतलब इसका वेग ही नहीं होगा, तो इसको हटा देंगे। वैसे अवकलन कैसे किया जाता है आप लोग दीपू सर से पूछ लीजिएगा, क्योंकि वो गणित के विद्यार्थी हैं, उनको ज्यादा पता है। हम अपने हिसाब से क्वेश्चन करते हैं और जिस हिसाब से करते हैं वो बता दे रहे हैं। तो यहाँ t का गुणांक नहीं है तो इसको हटा देंगे। अब देखिए t का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो किसी छोटी चीज के लिए अगर स्क्वायर जितना है उसका गुणा कर दिया जाए तो उत्तर लगभग वही आता है, वही नहीं लगभग वही। लेकिन जब बहुत सूक्ष्म के लिए हम निकालेंगे तो अंतर इतना कम होता है कि लगभग स्क्वायर के बराबर आता है। तो स्क्वायर करने का झाम हम लोग क्यों पालें, इसलिए सीधा जो स्क्वायर है इसमें इसका गुणा कर दिया गया, तो 2 इंटू bt हो गया। तो ये आ गया 2, b की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 2.5, तो 2.5 किया, 2 इंटू b 2.5, तो 2 में 2.5 का गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये देखिए 5.0
t मीटर प्रति सेकंड हो गया, t वैसे ही रख दिया। अब देखिए t बराबर 0 क्षण के लिए जब हम t 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो उसके लिए वेग 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तथा t बराबर 2 सेकंड समय के लिए अगर t को 2 सेकंड ले लेंगे, जैसा कह रहा है t बराबर 0 और t बराबर 2 सेकंड में निकालना, तो 0 सेकंड पे वेलोसिटी 0 होगी और 2 सेकंड पर यहाँ पर t की वैल्यू 2 रख देंगे तो 2 का गुणा होगा तो 5 दूनी 10 यानी 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अब देखिए औसत वेग हमको निकालना है किस पर, t बराबर 2 सेकंड और t बराबर 4 सेकंड के समय अंतराल में। तो अंतिम में प्रारंभिक घटाते हैं, तो अंतिम x t2 समय पर माइनस x t1 समय पर अपान अंतिम समय t2 माइनस प्रारंभिक समय t1। तो x t2 कब है, 4 सेकंड है, तो 4 सेकंड माइनस x t1 कितना है, 2 सेकंड, तो 2 सेकंड रख दिया अपान अंतिम समय कितना है, 4 सेकंड, तो 4 माइनस प्रारंभिक कितना है, 2, तो 2 रख दिया। सॉल्व किया इसको तो अब देखिए x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर है, इसको ध्यान दीजिए, x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर। तो अगर हम इसको ध्यान दें तो x बराबर t2 समय पर, t2 4 सेकंड है, तो a वैसे हो जाएगा प्लस b और t 4 का स्क्वायर होगा तो 16 आ जाएगा, तो 16b लिख दिया, माइनस a वैसे ही हो जाएगा क्योंकि a के साथ कुछ नहीं है, तो a प्लस b और t 2 सेकंड है तो 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, तो 4b हो गया, अपान 4 में 2 घटाएंगे तो 2 यहाँ भी आ जाएगा, तो 2 आ गया। तो ये हमारा आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जब कोष्ठक हटाएंगे तो ये प्लस में रहेगा, माइनस में, तो a हमारा कट जाएगा और ये 16 में 4 घटेगा तो आ जाएगा 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6.0 b। अब 6.0 इंटू b की वैल्यू यहाँ पर दी है 2.5 मीटर प्रति सेकंड, तो b की वैल्यू रख देंगे 2.5, तो ये गुणा करने पर आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। अब आगे देखते हैं, कह रहा है चित्र 3.7 से यह स्पष्ट है कि t बराबर 10 सेकंड से 18 सेकंड के मध्य वेग स्थिर रहता है। 3.7वां देखते हैं, ये देखिए 3.7, तो वेग में समांतर रेखा है 10 सेकंड से 18 सेकंड तक। यहां पर अगर लाइन खींच दी जाए यहां पर, तो देखिए ये समय 10 से 18 सेकंड हो गया, समय बदल रहा है लेकिन वस्तु का ये जो पैरेलल ग्राफ है, ये रेखा जो है ये समांतर रेखा वैसे ही है। इसका मतलब समय के परिवर्तन के साथ वस्तु का वेग नहीं बदल रहा है। तो यही कहेंगे कि यहाँ पर वेग स्थिर है, मतलब वस्तु स्थिर वेग से चल रही है। जैसे मान लीजिए वो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, तो 10 सेकंड से 18 सेकंड तक वो 20 मीटर प्रति सेकंड के ही वेग से चल रही है। अब देखिए कि मध्य एक समान रूप से t बराबर 18 सेकंड से t बराबर 10 से 18 सेकंड तक वेग स्थिर रहता है। तो t बराबर 10 सेकंड से 18 सेकंड तक वेग स्थिर रहता है क्योंकि ये समांतर है और ये यहीं पर एक ही जगह काट रही है, 10 सेकंड पे भी और 18 सेकंड पर भी, जहां भी यहाँ काट रही है वेग वाले लाइन पे। तो इसलिए वेग स्थिर है क्योंकि वो रेखा ऊपर नीचे नहीं जा रही। अब देखिए
कह रहा है कि t बराबर 18 सेकंड से 20 सेकंड के मध्य यह एक समान रूप से घटता है। 18 से 20 सेकंड। यहां पर देखिए, यहां पर ये 18 सेकंड तक तो स्थिर था, फिर ये देखिए नीचे की ओर लाइन आ रही है। इसका मतलब इसमें वेग वाली लाइन में भी हम नीचे की ओर जाएंगे तो घटता जाएगा। अब देखिए, चूंकि सीधी रेखा है, इससे ये है कि वेग एक समान गति से घट रहा है। वेग जो है एक समान गति से घट रहा है, क्योंकि ये सीधी रेखा है। और इसमें देखिए, यहां से चलेंगे तो नीचे की ओर आएंगे, तो इस लाइन पे ये वेग वाली लाइन है। वेग देखिए वेलोसिटी मीटर पर सेकंड लिखा है। इसमें नीचे की ओर आएंगे, जब इसमें नीचे की ओर जाएंगे तो इसमें भी नीचे की ओर जाएंगे। इसका मतलब वेग घटेगा, और वो भी चूंकि सीधी रेखा है इसलिए एक समान दर से घटेगा। तो इसको ध्यान देना। तो वही कह रहा है t बराबर 18 से 20 सेकंड के मध्य एक समान रूप से घटता है वेग। t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकंड के बीच यह बढ़ता जाता है। अब देखिए, t बराबर 0 सेकंड से 10 सेकंड तक, t बराबर 0 सेकंड से यहाँ 10 सेकंड तक देखिए एक समान रूप से नहीं है, बढ़ता जाता है लिखा है, एक समान नहीं लिखा। अगर ये सीधी रेखा खींचा होता है, स्ट्रेट लाइन, तब हम कहते एक समान दर से बढ़ रहा है। ये एक समान से दर से नहीं बढ़ रहा, लेकिन बढ़ रहा है। अब कैसे बढ़ रहा है वो लोग क्वेश्चन जब हम करेंगे तब बताएंगे। बल्कि ये इस तरह बढ़ रहा है, देखिए वक्र खींच रहा है ऊपर की ओर, मतलब पहले 2 है तो फिर 4 है फिर 8 है, इस तरह बढ़ रहा है। मतलब आगे की जो वेग है वो पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही है, इस तरह बढ़ रहा है, एक समान दर से नहीं बढ़ रहा। तो इन बातों को ध्यान देना। ध्यान दीजिए कि एक समान गति में हर समय ताक्षणिक वेग का वही मान होता है जो औसत वेग का होता है। तो एक चीज ये ध्यान देना है कि जब अब एक समान गति होती है तो हर समय ताक्षणिक वेग का मान औसत वेग के बराबर होता है। ये उसी तरह है जैसे एक सीधी रेखा में कोई वस्तु गति कर रही हो, तो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो दूरी होगी वही विस्थापन होगा। क्यों? क्योंकि सीधी रेखा है तो यही दूरी है और यही विस्थापन भी, क्योंकि विस्थापित भी तो इतनी ही हुई। तो इसी तरह यहाँ भी है कि अगर एक समान गति हो रही है तो ताक्षणिक वेग का मान वही होगा जो औसत वेग का मान होगा। अब देखिए, ताक्षणिक चाल का या केवल चाल गतिमान वस्तु के वेग का परिमाण है। तो जो ताक्षणिक चाल है हमारा, या केवल चाल कहें तो ये वेग का किसी वस्तु गतिमान वस्तु के वेग का परिमाण है। उदाहरण के तौर पर वेग +24 मीटर पर सेकंड तथा -24 मीटर पर सेकंड, दोनों में प्रत्येक का परिमाण 24 मीटर पर सेकंड ही होगा। क्योंकि +24, क्योंकि जो परिमाण है, देखिए परिमाण का मतलब चिन्ह नहीं होना चाहिए, केवल ये वैल्यू जो लिखी गई है, तो प्लस माइनस से मतलब ही नहीं, तो परिमाण 24 ही होगा। तो चूंकि ताक्षणिक चाल या केवल चाल गतिमान वस्तु के वेग का परिमाण है, तो जो वेग है उसी में बिना चिन्ह के अगर हम जो बता दें तो वही चाल होगी। तो इसीलिए कह रहा है कि +24 मीटर पर सेकंड कहें तथा -24 मीटर पर सेकंड, तो प्रत्येक में परिमाण 24 है, इसका मतलब वेग 24 होगा। यहाँ यह तथ्य ध्यान में रखना है कि जहां किसी सीमित समय अंतराल में वस्तु की औसत चाल उसके औसत वेग के परिमाण के या तो बराबर होती है या उससे अधिक होती है, वहीं किसी क्षण पर वस्तु की ताक्षणिक चाल उस क्षण पर उसके ताक्षणिक वेग के परिमाण के बराबर होती है। ऐसा क्यों होता है? तो फिर से इसको पढ़ना है। कह रहा है यहां इस तथ्य को ध्यान में रखना है कि जहां किसी सीमित समय अंतराल में, समय अंतराल सीमित है, में वस्तु की औसत चाल उसके औसत वेग के परिमाण के या तो बराबर होती है या उससे अधिक होती है। तो सीमित समय में वस्तु की जो औसत चाल है उसके औसत वेग या
के बराबर होगी या उससे अधिक होगी, मतलब चाल या तो बराबर होगी वेग के या अधिक होगी। वहीं किसी क्षण पर वस्तु की तात्क्षणिक चाल उस क्षण पर उसके तात्क्षणिक वेग के परिमाण के बराबर होती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेग जो है विस्थापन बटे समय है और चाल दूरी बटे समय है। तो दूरी हमेशा विस्थापन से या तो बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी। इसीलिए चाल हमेशा वेग के या तो बराबर होगी या ज्यादा होगी। चाल कभी वेग से कम नहीं हो सकती, हमेशा ज्यादा ही होगी या बराबर होगी। लेकिन जब हम तात्क्षणिक की बात करते हैं तो उसमें इतना कम दूरी होती है कि वो विस्थापन और दूरी लगभग बराबर ही जैसे होती है। तो इसीलिए तात्क्षणिक चाल और वेग का परिमाण बराबर होता है। तो ऐसा क्यों होता है हमने बता दिया। अब देखिए आगे त्वरण, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे एक्सीलरेशन। इसका अध्ययन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।